दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक संक्षिप्त लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पे टिप्पणी करना चाहता हूं। देश को गुस्सा देखकर मोदी जी खो रहे हैं आपा। देश को गुस्सा देखकर मोदी जी खो रहे हैं आपा। कभी करवा रहे हैं जासूसी और कभी आयकर का छापा। और आज मेरी प्रेस वार्ता ज़्यादा फोकस कर रही है आयकर के छापे के विषय से, और हमारे बाद मेरे मित्र आपसे बात करेंगे जासूसी की। अपनी नाकामी छुपाने को सरकार ने की है प्रेस की कैसी घेराबंदी। अपनी नाकामी छुपाने को सरकार ने की है प्रेस की कैसी घेराबंदी। आयकर छापों से लगा है जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी। दोस्तों, मैं आपके समक्ष एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन बड़ा स्पष्ट कोरिलेशन स्थापित करना चाहता हूं। आप लोगों ने, आप में से एक ने किस प्रकार सुर्खियों में और शायद पहले और लोगों से विस्तार से और व्यापक रूप से कुछ चीज़ों का अपने पहले पृष्ठ पे जिक्र किया था। वो इस अखबार की कहानी है जिसका नाम है दैनिक भास्कर। और हमको दैनिक भास्कर से कोई मतलब नहीं है, हमको एबीसी से कोई मतलब नहीं है। हम मूल मुद्दा उठा रहे हैं स्वतंत्रता और निष्पक्षता, अभिव्यक्ति की, सोच की, विशेष रूप से प्रेस की। तो इस अखबार ने कई ऐसे रिपोर्ट जो आपके सामने पब्लिक डोमेन में हैं रखे हैं। कोविड के विषय में, ऑक्सीजन के विषय में, पैंडेमिक के विषय में, वैक्सीन्स के विषय में, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इस अखबार ने शायद औरों से भी पहले वो बहुत ही भयानक चित्रण दिखाया था, किस प्रकार से मृत शव गंगा में बह रहे थे उत्तर प्रदेश में, बिहार के हिस्सों में, और किस प्रकार से शमशान घाट पे जगह नहीं थी, साधन नहीं था, तौर तरीका नहीं था। ये भी प्रकाशित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध लेख हैं, प्रसारण हैं और चित्र हैं, फोटोग्राफ्स हैं। तीसरा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक महीने से पहले एक संपादक जो इसी अखबार के हैं, उनका नाम है ओम गौड़, का आर्टिकल छापा था जिसका टाइटल आपके ज्ञान में, संज्ञान में है, द गैंजीज इज रिटर्निंग द डेड, इट डज नॉट लाई। द गैंजीज इज रिटर्निंग द डेड, इट डज नॉट लाई। ये बड़े स्पष्ट रूप से आंकड़ों के आधार पर भर्त्सना की थी इस मिसमैनेजमेंट की जो भारत पे देखा गया था, और सरकार और संयोजकों और प्रशासन की जितने भी असफलताएं थी और झूठे दावे थे उनको एक्सपोज किया था। ये अलग बात है, और मैं सिर्फ उस पर वजन नहीं दे रहा हूं कि अखबार ने भी अपने वेबसाइट पे कहा है आज रेट्स के बाद, मैं कोट कर रहा हूं, स्कैर्ड ऑफ इट्स कवरेज ऑफ फ्लोटिंग डेड बॉडीज इन द रिवर गैंजीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड रेड्स ऑन द भास्कर ग्रुप। इसके अतिरिक्त, जिसके विषय में एक अलग से प्रेस वार्ता है दूसरे विषयों में, इस आयकर रेड और छापे और अखबार के बारे में नहीं है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसी अखबार ने, और शायद हिंदी के दैनिकों में सबसे पहली बार विस्तार से, जिसको आप पेगासस की जासूसी के नाम से जानते हैं, बहुत विस्तृत रूप से कई लेख छापे थे, अलग अलग पत्रकारों के विषय में, ब्यूरोक्रेट्स के विषय में, भारत के अन्य पब्लिक फिगर्स के विषय में, जिनके ऊपर इस
सो कॉल्ड, जिसको स्पाईवेयर कहते हैं, जासूसी के यंत्र तंत्र पेगासस का दुरुपयोग हुआ है। और उनका पहला फ्रंट पेज का पहले दिन था रिपोर्टेज, वो था कोट, स्पाइंग इन इंडिया 40 जर्नलिस्ट, 3 ऑपोजिशन लीडर्स, 2 मिनिस्टर्स, 1 जज इन द फर्स्ट लिस्ट, अनकोट। ये फ्रंट पेज फर्स्ट डे रिपोर्टिंग थी। आज के भोपाल के एडिशन में भी छापे के पहले ऑक्सीजन के और विशेष रूप से दूसरे वेव के विषय में ऑक्सीजन के ऊपर एक मुख्य लेख छापा है। ये आज की बात है, छापे के पहले, जिसमें टाइटल है, अंग्रेजी में मैं अनुवाद कर रहा हूँ, ट्रूथ, 60 people lost lives to oxygen shortage in Madhya Pradesh in April. Center has told the number was 0. Center was told the number was 0. इसके अलावा देखिए, ये सांविधानिक पूरे साधन को, सांविधानिक ढांचे को उथल पुथल उल्टा सीधा करने का पहला उदाहरण नहीं है। इसमें एक पूरा प्रयोजन है, एक पूरा फोकस है, एक पूरा तौर तरीका है जो आपने इन 7 वर्षों में बारंबार देखा है। इसलिए मैंने कहा कि हमको सिद्धांत से मतलब है, न कि अमुक दैनिक ए या बी से। उत्तर प्रदेश में एक चैनल है भारत समाचार, जहां पर रेड हुई है, और अगर आप उस भारत समाचार नाम के चैनल को हाल के रिपोर्ट्स को देखेंगे तो अत्यंत निंदात्मक है सरकार के विषय में। न्यूज़ क्लिक में जनवरी 2021 में उनके जो मुख्य संपादक हैं, उनके ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जनवरी से शुरू होकर आज तक कई बार छापे हुए हैं। और हम जानते हैं कि न्यूज़ क्लिक ने कितने सारे सरकार को निंदा करते हुए और उनको चुनौती देते हुए और उनसे प्रश्न पूछते हुए लेख छापे हैं। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप उससे सहमत हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उससे असहमत हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर गणतंत्र और लोकतंत्र में ये प्रक्रिया करने का हक अखबारों में नहीं है, यानी प्रेस में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आपके पास एक बहुत ही विकृत परिभाषा है गणतंत्र की। तीसरा उदाहरण है, जो मैं सब आपको वो उदाहरण दे रहा हूं जो दैनिक भास्कर से परे हटके भी हैं, पुराने हैं, 7 सालों में हैं। वायर का ट्वीट किया गया एक आक्रमण के विषय में, एक चोट के विषय में, एक अल्पसंख्यक व्यक्ति के विषय में उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। उसके विरुद्ध बाराबंकी में एक केस हुआ। उसके बाद कई और ऐसे केस दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में इस वायर पत्रकारिता या जो लेख है उसके विषय में। और उसमें लिखा गया कि दिस न्यूज़ वेबसाइट हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ प्रमोटिंग एनिमिटी एंड होल्डिंग एन इंटेंट टू कॉज रायट। अक्टूबर 2018 में ऐसे ही हुआ था क्विंट के विषय में। क्विंट ने एक पूरा स्टेटमेंट भी दिया था, आप उससे परिचित हैं, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। एनडीटीवी के विषय में जून 2017 में ऐसे ही छापे हुए थे। और अनुराग कश्यप और उनके प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट इत्यादि इत्यादि, और उनमें एक जो एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू, उनके विषय में भी मार्च में इस वर्ष हुए हैं। तो सरकार बताए, ये प्रश्न है कि आयकर के छापे क्या सुनियोजित हैं या महज एक संयोग है। मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, कोरिलेशन दिए हैं, ठोस स्पष्ट उदाहरण दिए हैं। देश पूछ रहा है कि देश को चुप कराने को मोदी जी क्यों कर रहे हैं संस्थानों का दुरुपयोग। ये दुरुपयोग आपने कई टारगेट्स के विरुद्ध 7 वर्ष में देखा है। आज हम फोकस कर रहे हैं प्रेस और पत्रकारों के विषय में, और मैं समझता हूं कि ये भत्सना योग्य है, ये एक भय दर्शाता है, ये हमारे संस्कृति, हमारे संविधान के विरुद्ध है, ये इसके मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। और बौखलाई घबराई सरकार इस प्रकार से गणतंत्र को
और विकृत और कमजोर कर रही है। फ्रेंड्स, the IT raid on Dainik Bhaskar today highlights the dismissal and draconian nature of this government. Let me make it clear that it is not a case about Dainik Bhaskar that we are speaking. We are speaking of a much more fundamental principle. The Constitution, one of the most oldest fundamental rights, is the freedom of speech, which has been held to include the freedom of the press. I am going to presently show you a very unfortunate correlation between the outspoken criticism of the government by this newspaper and some others like it, who have been punished with utter intolerance, scant regard for democratic norms by such coercive action. There are very few and yet many words which can describe today's wrongful coercive action. Their meanings are similar, but I have to remind you of those words: totalitarianism, tyranny, dictatorship, fascism, authoritarianism, autocracy, despotism, absolutism. I could go on. It is not a question of repeating adjectives. It is a question of telling you which way this country is heading, which way this government is redefining despicably democracy. Instead of protecting the nation, this government is misusing central agencies who have now been trained and directed to act as poachers to intimidate whistleblowers. They have been using agencies to coerce free speech, including substantial segments of the press. They have inaugurated a fascist era of fear. They have tried to be control freaks through this tyranny and totalitarianism of dictatorship and authoritarianism. Let me establish that correlation by a few quick examples. It's in the public domain, openly published and available to all of you, that this newspaper, like some others, has taken a very critical look, first and foremost, on issues related to COVID, including oxygen, hospital beds, vaccines, or rather the lack of it, the mismanagement of it. It has further given very detailed coverage with photographs, with large reportage which has been seen by us, of the grisly and terrifying sight of bodies floating in the Ganges and in parts of Uttar Pradesh and Bihar, and have underlined the terrible infrastructure and mismanagement in even cremations, or the burial in extremely shallow graves. Furthermore, the New York Times, which has been independently critical, has published articles by an editor of this very newspaper, again in the public domain, known to you and us, titled, "The Ganges is returning the dead, full stop, it does not lie," unquote. The Ganges is returning the dead, it does not lie, unquote. This article severely criticized with facts and figures the handling of the corona peak, especially the second wave. The holiest of India's rivers, the article said, I quote, has become exhibit number A for Modi administration's failures and deceptions, unquote. The newspaper itself on its website has said, quite candidly and in detail, scared of its coverage of floating dead bodies in the river Ganges during the pandemic, the government launched raids on the Bhaskar group, unquote. Apart from the COVID issue and its multiple ramifications,
The same paper and the group in its visual and print avatars has been one of the earliest to publish in comprehensive coverage the jasusi of this government, the spying of this government through the so-called Pegasus issue and spyware. They have given details of journalists, bureaucrats, activists snooped upon. One of the headlines on the very first day in the front page read, "Spying in India, 40 journalists, 3 opposition leaders, 2 ministers, 1 judge in the first list." Of course, I need not remind you that the question and answer on Pegasus is enough. The question is direct. Did you do this? The answer after 2 years from the former IT minister and the current IT minister is the same evasive. Not answering yes or no. Never, which amounts to an implied admission, because evasion means admission. In fact, today itself, prior to the raid, the Bhopal edition of this newspaper had said, and I read the headline, loosely translated, "Truth, 60 people lost lives to oxygen shortage in Madhya Pradesh in April. Center was told that the number is 0, unquote." That is told by the state of Madhya Pradesh. Friends, let me end by reminding you that this is not a flash in the pan. This is not one swallow in one summer. This is not an occasional distortion. There is a pattern, a conspiracy, a concerted effort. There is a continuity and a repetition. Examples are many. I am giving you only a few to jog your memory, because institutional memory in these cases has to be jogged. Take the example of a Uttar Pradesh television channel, Bharat Samachar, which had been critical of the government's mismanagement, especially in UP of COVID, which has had this critical coercive eye of the income tax department. From January 2021, there have been several coercive steps, many, against the the digital platform NewsClick. You know the content, you know the severely critical articles and postings on it, and the homes as well as the office of its editor-in-chief was also subjected to great harassment going on since January of this year. Third example is the Wire, against which first one case was filed for reporting an alleged assault on a minority person in that state near Ghaziabad. But then several others were multiplied through state encouragement, harassment, and a pattern. And the news site was accused, quote unquote, of promoting enmity and holding intent to cause riot for reporting. Where they get this intent, I don't know. Just to keep reminding and jogging your institutional memory, in October of 2018, the same thing happened with the Quint. In June of 2017, the same thing happened with NDTV. As I said, we are not concerned with names. We are not concerned with individuals or even companies. We are talking of a grotesque pattern distorting the foundations of our democracy. We condemn this, we expose this, we call upon every segment of civil society to rise against this. Parliament is in session, in Parliament, outside Parliament, in judicial segments and outside judicial segments, in civil society. This requires a sustained campaign and a complete and total condemnation. Thank you.